नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति। और सबसे पहले बताता हूं आपको कि राजनीति में आज खबरों का मैनिफेस्टो क्या है। तो आज की लीड स्टोरी में दिखाऊंगा आपको जी न्यूज का सबसे बड़ा ऑपरेशन कालनेमी। पहली बार कैमरे पर वो कालनेमी में दिखाऊंगा आपको जो भगवा पहनकर देवभूमि में धोखा देते हुए घूम रहे थे। जी न्यूज के कैमरे पर क्या क्या खुलासे किए और कैसे इनका भरना फोड़ हुआ, ये सब कुछ आज हमारी पहली रिपोर्ट में आपको बताने में जा रहा हूं। फिर बात होगी कांवड़ यात्रा में उत्पात की। कांवड़ियों की आड़ में अराजकता कौन फैला रहा है? क्या आस्था को बदनाम करने की कोई साजिश की जा रही है? इसको पूरी तरीके से आज मैं डिकोड करूंगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है। इस सवाल का उत्तर कुछ तस्वीरों के साथ। और ये सवाल लगातार हो रहे मर्डर्स को लेकर के, ये सवाल चुनावी मौसम में बिहार के लगातार होते जा रहे लहूलुहान वाले सीन को लेकर। फिर बात होगी छांगुर की मिट्टी पलट कहानी की। क्या असली मास्टरमाइंड पाकिस्तानी है? छांगुर का वो दस्तूर मैं दिखाऊंगा आपको कि छांगुर को ऑर्डर कहां से मिलते थे। छांगुर धर्मांतरण का जो रैकेट चलाता था उसके लिए पैसे कहां से आते थे। ये पूरी कहानी अपने आप में चौंकाने वाली। और आखिर में दिखाऊंगा आपको फाजिल पुरिया पर अटैक की वो तस्वीरें, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि फाजिल पुरिया पर हमला कुछ सिद्धू मूसेवाला जैसा था। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज उत्तराखंड में पाखंड पर हुए सबसे बड़े प्रहार की, यानी ऑपरेशन कालनेमी की। कालनेमी में हिरासत में ली गए फर्जी बाबाओं की संख्या 1000 के पार जा चुकी है। ऐसे कई कालनेमी सामने आई जिनकी पहचान आपको चौंका दी। कालनेमी पहली बार बोलेंगे, बहुत बड़ा राज खोलेंगे। कोई आइडेंटिटी नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर पाए कि ये कौन है। धर्म के नाम पर छलावा, कैमरे पर हर फर्जी बाबा बेनकाब होगा। पास त्रिशूल है, त्रिशूल के साथ आप देखेंगे तो भगवा रंग का उस पे ओम लिखा हुआ है। भगवा चोला बांग्लादेशी चार, जी न्यूज पर कालनेमी बेनकाब। इसी कड़ी में हमने आपको दिखाया कि एक शख्स को पुलिस ने अभी यहाँ डिटेन किया है। धर्म का दिखावा असल में सिर्फ लूट और छलावा। देवभूमि में संतों वाला चेहरा और अंदर शैतान का डेरा। नाम संतों जैसा, चोला भगवा, लेकिन असली धंधा ठगी, लूट और आस्था से खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों का सैलाब है और इसी भीड़ में घुस आए हैं छलावा करने वाले ऐसे फर्जी बाबा जिन्हें ना तो हिंदू धर्म का कोई ज्ञान है, ना ही जिनके पास कोई हिंदुस्तानी पहचान है। बस संतों जैसा भेष और काम लूट, धोखा, छलावा। पहली बार जी मीडिया के कैमरे पर देखते जाइए कैसे धर्म का छलावा कर कालनेमी हरिद्वार में ठगी का कारोबार कर रहा है। चलिए 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 शाबाश, चलते रहो बोले, चलते रहो शाबाश, पार करिए पार करिए। अरे तो आईडी दिखाओ ना आप इनको, आईडी दिखाओ। कहाँ से आए हो आप? आईडी दिखाओ इनको, आईडी दिखाइए आप, आईडी दिखाओ इनको आप। कैसी आईडी चाहिए? आधार कार्ड, कोई आइडेंटिटी है क्या? 10 अभी ये क्या कहते, रुको ना, सावन का महीने मेरा बैग उठा लिया इन्होंने। 10 साल से आईडी। आप कहाँ से आए हो, कौन हो? आइडेंटिटी पुलिस तो पूछ रही है। पुलिस आपकी पहचान पूछ रही है, अपना नाम और पहचान जो भी आधार कार्ड है पुलिस को दिखाइए। कौन है आप? मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ जी। और बोलिए। अपना कोई आईडी मांग रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, पहली बैग चुरा रखा है इन्होंने। नहीं नहीं, आप बिल्कुल पुलिस आपको अगर रोक रही है, आपसे पूछ रही है तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ से। केस लगा हुआ है तो कहाँ से दे देगा? किस चीज का केस है? कावर उठा ली हमारी पहले। कोई तो प्रमाण होगा, आप कहाँ से आए हैं, कौन है? कहाँ से बनाएंगे? दिल्ली का केस है, कहाँ से बना लेंगे? यहाँ कब चोरी हुआ? यहाँ हो गया 10 साल हो गए। पहचान तो दिखा नहीं पाए, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर कितना ज्ञान है ये भी सुन लीजिए। फर्जी बाबा को गायत्री मंत्र तक नहीं पता। तो गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र सुनाना उसमें। सुनाइए गायत्री मंत्र। कैसे सुना दे? तू त्रिशूल बोल रहा है, कैसे वो कैसे दिख नहीं रहा तुझे? खेल चल रहा है दोनों। गायत्री मंत्र आता है आपको? गायत्री कोई मंत्र आता है आप? अरे सब आते नहीं, सुना रहे हैं हम। सुनाइए आप। नहीं सुना रहे, क्यों सुनाए?
पुलिस तो पूछेगी आपसे, जानकारी लेगी आप। पुलिस पढ़ाई पूछेगी, मंत्र अंतर क्या पूछेंगे? ये तो दुनिया के लोग यहाँ पे भगवा भेष में त्रिशूल लेके घूम रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, तो किसी और धर्म के निकल रहे हैं? त्रिशूल लेके नहीं जा रहे क्या? किसी और धर्म के लोग निकल रहे हैं। जब आता है आपको तो बताइए, आता है तो बताइए। चलो चलो, अरे अब तक बाबा के भेष में काल नेमी ये समझ चुका था कि उसका खेल बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को गुमराह करने में लगा था। लेकिन जब हमने धर्म और वेद को लेकर उससे सवाल पूछा तो फर्जी बाबा बस इधर उधर की बात करने लगा। वेद के बारे में जानकारी है, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है? अरे कुछ नहीं है यार, तू जा यार। कोई जानकारी है? अरे तू जा, तुझे कुछ नहीं सुनाना अब। ये आपने हाथ में दुनिया के कलावे बांधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अब नहीं समझाना, चल। कोई तो धर्म आता है, हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं आता। ये जेब में ताश की गड्डी भी है आपके, कोई बात नहीं, पत्ते कागज ही है ना। कोई मंत्र आता अरे है? कागज है ना, और दूर कुछ होके बात नहीं है करिए, ना। कोई मंत्र? हाँ बस, मीडिया वाले हैं। हाँ। पुलिस पुलिस यहाँ मैं भी माता का भक्त हूँ, मीडिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई मंत्र आता है, कोई आपको इस तरह का मंत्र आता है, कोई उच्चारण आता है, आप उसी मंत्र कैसे? अभी उतर के आ रहा हूँ, कहाँ से सब सुना दो? 10 भूल साल गए? कब आए? भूल कैसे गए? समय लगता है कोई भी काम करने आपके में। पास ये भगवा झंडा है, अरे भगवान त्रिशूल है तो है। भगवान भी अभी खाने को नहीं दे देगा, समय लगेगा, समझ गए? अब हरिद्वार पुलिस भी समझ चुकी थी कि संत के भेष में यह कोई शैतान है जो हरिद्वार में सावन महीने में ठगी का कारोबार करने आया है। काल नेमी की तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला। इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर पाए कि ये कौन है, लेकिन इनके पास जो वेशभूषा है वो आप देखिए, इनके पास त्रिशूल है, त्रिशूल के साथ आप देखेंगे तो भगवा रंग का उस पे ओम लिखा हुआ है। कैमरे पर काल नेमी एक्सपोज हो चुका था, उसका सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खुल चुका था। ये तो महज एक केस है, न जाने कितने काल नेमी धर्म के नाम पर ठगी के खेल में देवभूमि में एक्टिव हैं और ऐसे ही फर्जी बाबाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन काल नेमी। हरिद्वार से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। अब तक कितने काल नेमी शिकंजे में हैं उसका जरा मैं एक ब्यौरा आपको दे देता हूं। 1250 काल नेमी का वेरिफिकेशन किया गया, 182 के चालान काटे गए, गिरफ्तारी की गई। एक काल नेमी को आर्म्स एक्ट तक में गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी हुई चूंकि वो बांग्लादेशी निकला था। लेकिन दामी सरकार ने यह मैसेज क्लियर किया कि देवभूमि में हर एक काल नेमी का हिसाब किया जाएगा, हर एक काल नेमी की पहचान की जाएगी और इसी के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में फर्जी बाबाओं को पकड़ा जा रहा है। हालांकि हरिद्वार में सावन को लेकर सुरक्षा को और मजबूत किया गया, सीसीटीवी कैमरा और इंस्टॉल किए गए, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जो सड़कों पे है ना, वो इस बात को वेरीफाई कर रही है कि मेरे पीछे जो आप भारी हुजूम देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये भगवाधारी हैं। इनमें लोग कावड़ लिए हुए हैं, कलश हाथ में, और इसी भीड़ का हिस्सा बन के ऐसे पाखंडी यहाँ पे पकड़े गए हैं जो भगवाधारी हैं, जिनके पास कलश भी है, जिनके पास डंडे भी हैं, जिनके पास झंडे भी हैं, और वो लोग किसी और धर्म के हैं। तो पुलिस का काम यही है कि इस भीड़ में मौजूद ऐसे ढोंगियों को पकड़ना। और संख्या की जो हम बात करें तो अकेले हरिद्वार में बात करें तो कल का जो आंकड़ा था वो 51 था, और उसके बाद कल शाम को 4 से 5 और पकड़े गए। तो तकरीबन 55-56 ऐसे लोग हैं जो अब तक पकड़े जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उनमें से 6 से 7 लोग जो थे वो अलग धर्म के थे। और इस बीच पुलिस ने पूरी तस्दीक की, पूरी वेरिफिकेशन की, और तब जाके आगे की जो कार्रवाई है वो की गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर जगह आपको दिखाई देंगे इस तरीके के कैंप बनाए गए हैं। कैंपों में पुलिस तैनात है और पुलिस का यही काम है कि वो इस बात को लेकर वेरीफाई करती रहे कि कोई भी संदिग्ध अगर इस भीड़ में कहीं भी दिखाई देगा तो तुरंत उससे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि आपने जो किया वो गलत किया, और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और इसी की वजह से पुलिस न सिर्फ जमीन पे बल्कि जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे मैं दिखाऊं आपको, वो सामने खंबे पे अगर आप देखें तो ये सीसीटीवी कैमरे से भी जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम रूम बनाया गया है वहां पे वेरिफिकेशन, वहां पे भी नजर इस कैमरे से रखी जा रही है। एक तरफ भगवा नाम पर कुछ कालनेमी सनातन को बदनाम करने की कोशिशों में, तो दूसरी तरफ कांवड़ मार्ग पर भी कुछ ऐसी कालनेमी हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अपनी हरकतों से कांवड़ियों को, सनातन को, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा करने की सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन छोटी बात पर ऐसा हंगामा तोड़फोड़ करते हैं जिससे सीधा सवाल उठता है कांवड़ियों पर और आस्था पर। सबसे पहले देखिए धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का उत्पात।
जहां 2 युवक हाथ में डंडा लेकर लॉज के आगे बने होटल वाले को पहले धमकाते हैं। फिर इनमें से एक शख्स होटल के अंदर घुसता है। तभी भगवा टी शर्ट पहने एक शख्स आता है और लॉज के बगल में बनी एक दुकान पर डंडा बरसाता है। इस कावड़ी ने 20 सेकंड में इतने डंडे बरसाए कि चश्मे और घड़ी की ये दुकान चकनाचूर हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को आसपास खड़े दूसरे कांवड़ी और भीड़ देखते रहे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। बाद में हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लिया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये कांवड़िए हरियाणा से थे और पूरे हंगामे की वजह खाने पीने के सामान को लेकर एक मामूली विवाद था। कांवड़ियों के एक समूह के साथ जो है घटना हुई है दुकानदार के साथ, उसमें इनकी खास होने के बाद जो घटना हुई उसमें 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। वो इनके घटना में संलिप्त जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। कांवड़ियों के उत्पात की एक और तस्वीर हरिद्वार से थोड़ा पहले रुड़की से आई। यहाँ कांवड़ियों के झुंड ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। गुस्सा इसीलिए क्योंकि स्कॉर्पियो से हल्की टक्कर हुई, लेकिन इसके बाद कांवड़ियों ने गाड़ी का कचूमर बना दिया। लेकिन कांवड़ियों को उत्पात करना भारी भी पड़ा और पुलिस ने हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया। मेरठ से भी कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीर आई। यहां कांवड़ियों ने एक स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ की। ये स्कूल बस कांवड़ियों से टच हुई। मामूली सी बात पर कांवड़ियों का गुस्सा इतना फूटा कि स्कूल बस के शीशे तोड़े। गनीमत ये कि उस वक्त बच्चे बस में नहीं थे। हैरानी की बात यह कि वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों ने कांवड़ियों को रोकने के बजाय सिर्फ खुद बचने की कोशिश की। कानपुर में पुलिस वाले कांवड़ियों का शिकार बन भी गए। 70 से 80 उपद्रवियों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की। थाने में मौजूद दारोगा और सिपाही से बदसलूकी की। विवाद तब शुरू हुआ जब खैरेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। इसी बीच कुछ श्रद्धालु गिर गए, जिसका गुस्सा कांवड़ियों ने वहां खड़े सिपाही और स्काउट गाइड पर उतारा। गुस्से पर मन शांत नहीं हुआ। 70 से 80 कांवड़िए मंदिर से 100 मीटर दूर शिवराजपुर थाने पहुंचे। वहां भी उपद्रव किया। किसी तरह पुलिस ने उपद्रवी भीड़ को काबू में किया और 32 आरोपियों को हिरासत में लिया। कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आकर के थाने में काफी हंगामा और तोड़फोड़ किए। इसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल ये कि शिव भक्तों की भीड़ में ये कैसे उपद्रवी जो सावन के महीने में भगवा पहनकर कांवड़ियों का भेष बनकर हिंसा भड़का रहे हैं, लेकिन बदनाम हर कांवड़िया हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन में कांवड़ पथ पर शिव भक्तों का जोश हाई, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोरी के काम में जुटे हैं। और ऐसी गैंग को मुजफ्फरनगर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जो कांवड़ियों के साथ उनके दल में शामिल होते, फिर कांवड़ियों के मोबाइल और पर्स को चोरी कर लेते। कांवड़ रूट पर चोरी यूपी पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांवड़ कैंप पर डाका डाला, आसिफ एंड कंपनी का हिसाब होगा। सावन का महीना, शिव भक्तों की आस्था के सैलाब, लेकिन इसी आस्था के मेले में छुपा था चोरी का गिरोह। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे 5 युवकों को गिरफ्तार किया जो कांवड़ियों के भेष में कांवड़ सेवा शिविरों में ठहरते थे और मौका पाकर श्रद्धालुओं के मोबाइल, पर्स और कीमती सामान पर हाथ साफ कर रहे थे। इनके आपराधिक इतिहास है। इनमें सुहेल, आशिफ, शादाब, आबिद और एक ही आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं और ये कभी कभी छद्म नाम से भी इस तरह की चोरियां करते हैं। तो निश्चित तौर से इन्हें टिप-ऑफ के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब जरा एक एक करके कांवड़ कैंप में चोरी करने वाले आरोपियों को पहचान लीजिए। आसिफ, सुहेल, अफसार, शाहिद, आबिद। ये वही आरोपी जो थे तो मुसलमान, लेकिन कांवड़ कैंप में कांवड़ियों को टारगेट कर रहे थे। अब जरा ये समझिए कि आखिर ये गैंग कांवड़ कैंप में कैसे डाका डाल रहा था।
सबसे पहले कांवड़ कैंप को सिलेक्ट करते, फिर कांवड़ियों के भेस में कैंप में घुसते, फिर मौके की ताक में इंतजार करते। जब कांवड़िए सो जाते तो चोरी को अंजाम देते, कैंप से मोबाइल, पर्स और कीमती सामान को चुराते थे। ये बस दूर बैठे रहते हैं और जब ऐसा कोई सामान दिखता है या कोई शो रहा है तो उसका ये पर्स या मोबाइल चोरी करके चले जाते हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये पहले भी कांवड़ कैंप में चोरी में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल आसिफ एंड कंपनी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसी आधार पर जब इनसे पूछताछ की गई तो ये इनके पोजीशन से कुछ मोबाइल और कुछ पर्स वगैरह बरामद किए गए। ये बेसिकली चोर हैं और इनके आपराधिक इतिहास है 2022 से, 20 से, 19 से और 21 से। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस इस बार पहले से तैयार थी और करीब 1200 बदमाशों को बाउंड डाउन नोटिस भेज चुकी थी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर कांवड़ कैंप पर निगरानी रख रही थी और जब आसिफ गैंग पर पुलिस की नजर पड़ी तो पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुद्ध की तपोभूमि सिद्धार्थनगर से तस्वीरें सामने आई। वो उत्तर प्रदेश में कानून की सख्ती का सबसे बड़ा सबूत है। जहां धर्म के नाम पर सालों से कब्जा जमाया गया, वहां अब सिर्फ मलबा बाकी है। सरकारी चारगाह जमीन पर बनी फागू शाह की मजार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यूपी में अवैध मजार पर बुलडोजर प्रहार। योगी के बुलडोजर ने मिटा दी फागू शाह की अवैध मजार। यूपी में धर्म के नाम पर कब्जा नहीं चलेगा। देखिए कैसे योगी का बुलडोजर दहाड़ रहा है। देखिए कैसे अवैध कब्जे की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। इस बार एक्शन हुआ बुद्ध की तपोभूमि सिद्धार्थनगर में, जहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन का हथौड़ा चला। ये वही जमीन है जहां कभी गाय चरा करती थी, जिसे आम जनता के उपयोग के लिए रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे एक मजार खड़ी हो गई। अब इस जगह सिर्फ मलबा पड़ा है और इसी मलबे में दबी है धार्मिक आड़ में जमीन कब्जा करने की साजिश। दरअसल सिद्धार्थनगर में फागू शाह बाबा के नाम से चर्चित एक मजार बनी थी। इसे करीब 1 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। फागू शाह बाबा की यह मजार उस जमीन पर बनी थी जिसे चारागाह के रूप में दर्ज किया गया था, यानी पशुओं के चरने की जगह। जरा सोचिए, जो जमीन गांव के मवेशियों के लिए छोड़ी गई थी, वहां अवैध रूप से मजार बना दी गई। प्रशासन को कई महीनों से स्थानीय लोगों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एडीएम और एएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मजार पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने पहले सभी लोगों को हटाया और फिर बुलडोजर की गरज से मजार को मलबे में तब्दील कर दिया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे की कोई जगह नहीं है, चाहे वो धार्मिक ढांचे की आड़ में किया गया कब्जा हो या फिर किसी माफिया बाहुबली ने किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हर बदलते दिन के साथ वहां मर्डर का एक नया केस सामने आ रहा है। लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर बिहार में खौफ है। दरवाजे पर विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और इसी बीच हर रोज जो हो रहे मर्डर सरकार की नींदें खराब कर चुके हैं। आंकड़ा यह कि 15 दिनों के अंदर बिहार में 35 से ज्यादा कत्ल की घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके सरकार बेबस नजर आ रही है। बिहार में फिर मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? सुशासन की सरकार, फिर क्राइम क्यों बेहिसाब? अपराध, हिंसा, मर्डर और डर। बिहार में इतना बढ़ चुका है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आम लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। सुशासन की सरकार लगता है चुनाव में इतनी व्यस्त है कि हर रोज होती हत्याओं के बावजूद सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही। वो बस फिर से सरकार बनाने की रणनीति में व्यस्त है और जनता त्रस्त है। बिहार की जनता किस कदर लाचार है, उसे बयां करती इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राजधानी पटना की है,
जहां एक बैंक मैनेजर अचानक गायब हो जाते हैं और जब पता चलता है तो उनकी लाश मिलती है। दूसरी तस्वीर नवादा की है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और फिर उसे केमिकल से जलाने की कोशिश भी की जाती है। पटना में मर्डर। एक बार फिर बिहार में मर्डर ने राजधानी को दहला दिया। पटना में दिन दहाड़े बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। यहाँ लापता बैंक मैनेजर की बॉडी मिली है। बेऊर इलाके के एक खेत के कुएं से बैंक मैनेजर की बॉडी मिली। 3 बजे सुबह के आसपास जो उसने कॉल किए थे तो उसने बोले कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है और दीवाल प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंटल प्रतीत होता है, क्योंकि कुआं में कोई रोक नहीं है और बगल में जो सड़क है 3-3.5 फीट ऊंची है, तो वहाँ से फिसल के ये ऐसा हो सकता है, प्रतीत होता है कि इसमें गिर गए। आगे अनुसंधान किया जाएगा, विभिन्न बिंदुओं पर जांच किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अभिषेक वरुण बैंक मैनेजर थे और रविवार की रात से लापता थे। इसको लेकर कंकड़बाग थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। नवादा में हत्या। उधर दूसरी तस्वीर बिहार के नवादा से आई। यहाँ भी अपराधी इतने बेखौफ नजर आए कि युवक की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि युवक के शव को केमिकल से जलाने की कोशिश भी हुई। ये युवक 12 जुलाई से लापता था, जबकि इससे पहले भी बिहार में सीरियल हत्याएं हो चुकी हैं। मुहर लगेगी हत्या पर। 13 जुलाई पटना में वकील की हत्या। 13 जुलाई सीतामढ़ी में व्यापारी की हत्या। 10 जुलाई जहानाबाद में बुजुर्ग की हत्या। 10 जुलाई समस्तीपुर में वृद्ध महिला की हत्या। 8 जुलाई भागलपुर में आपसी विवाद में हत्या। 8 जुलाई नवगछिया में युवक की हत्या। ये तो महज चंद आंकड़े हैं, हकीकत और भयावह है। हाल ये हो चुका है कि 15 दिनों में 35 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बिहार में चुनाव बा और उसके पहले सुशासन बाबू के कानून व्यवस्था के बहुत बुरा हाल बा। अपराध बा, गुंडागर्दी बा और उससे बड़ी पुलिस प्रशासन के सुस्ती बा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। 2 दिन और 5 स्कूल कॉलेजेस में धमकी वाले कॉल और मेल्स, ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। दिल्ली को दलाने की साजिश किसकी? ये जो लगातार स्कूल्स में, दिल्ली के कॉलेजेस में बम की धमकी दी जा रही है, ये धमकी कौन दे रहा है? हालांकि जब दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, बॉम्ब स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड, स्पेशल टीम्स वहां पहुंची, हर जगह की सघन तलाशी ली गई, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। रिपोर्ट करा दी। दिल्ली में स्कूल कॉलेज का दुश्मन कौन? राजधानी में धमकी वाली साजिश किसकी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिनों के अंदर दिल्ली एनसीआर में 5 स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। मंगलवार सुबह बम की धमकी का मेल आते ही अफरा तफरी मची। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल के मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पूरे कैंपस को घेरा। सबसे पहले डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज को उड़ाने की धमकी वाला मेल आया। दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उसके साथ बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली दमकल विभाग की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम को तैनात किया गया। सघन तलाशी हुई लेकिन मिला कुछ भी नहीं। गोला बिहार ये इलाका है और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, जिनके बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आराम से जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सतीश नाम है और मेरा बच्चा 9th क्लास में है। मैंने न्यूज़ में देखा सेंट थॉमस स्कूल और एक और कॉलेज के लिए वो बॉम्ब थ्रेट का है, तो मैं लेने आ गया था, बच्चे को देखने आया था। लेकिन परिवार वालों की बात करें तो परिवार वाले जो है वो डरे हुए हैं और लगातार अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में आ रहे हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची ही कि द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल में भी बम की धमकी खबर आई। दिल्ली पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ वहां भी पहुंची। एक कोना तलाशा गया लेकिन खबर अफवाह नहीं। सेंट स्टीफन कॉलेज को आज ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त हम उसी कॉलेज के बाहर हैं और अंदर अगर आप देखें तो आपको पुलिस की तमाम गाड़ियां, पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर विभाग, सभी अंदर मौजूद हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ भी संदिग्ध वस्तु या सामान नहीं मिला है। हैरान करने वाली बात यह कि एक दिन पहले भी ऐसे ही मेल आए।
सोमवार को चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका सेक्टर 16 के सीआरपीएफ स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली। बॉम्ब स्क्वाड ने वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इसे हॉक्स कॉल करार दिया। हालांकि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। बच्चे डरे हैं, अभिभावक चिंतित हैं। बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। अब सवाल कि आखिर ये धमकियां कौन भेज रहा है? कौन है जो दिल्ली में दहशत फैलाना चाहता है? दिल्ली पुलिस के साइबर सेल और स्पेशल ब्रांच ईमेल भेजने वालों की तलाश में जुट गई। तो वहीं दिल्ली के अंदर ही सोशल मीडिया की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पर जिनको स्टार समझकर लोग फॉलो करते हैं, उनकी हकीकत क्या है वो दिल्ली में सड़कों पर सामने आ चुकी। दिल्ली में बीच सड़क पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। रिपोर्ट जरा देखिए, ये लड़ाई किन के बीच हुई और फिर एक्शन क्या हुआ। सोशल मीडिया पर रंजिश, सड़क पर पिटा इन्फ्लुएंसर, पोस्ट को लेकर विवाद, बीच बाजार इन्फ्लुएंसर्स का फसाद। दिल्ली के तिलक नगर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उसके बाद इस उपद्रव की पूरी कहानी आपको बताते हैं। यहाँ इस वीडियो में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें दीपक शर्मा नाम के इन्फ्लुएंसर को सड़क पर गिराकर पीट रहे हैं, ऐसे जैसे इसकी जान लेने पर आमादा हो। कुछ के हाथ में डंडा है तो कुछ लात घूसे बरसा रहे हैं। दीपक बचने की दुहाई दे रहा है, लेकिन गुंडे ऐसे हमलावर जैसे सर पर खून सवार। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें दीपक शर्मा खून से लथपथ है, लेकिन बदमाश उसको छोड़ने को तैयार नहीं। जब लात घूंसे और डंडे बरसाकर भी इनका मन नहीं भरा तो एक अपने साथियों से कहता है कि दीपक के दोनों पैर पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारे। ये जानलेवा हमला होता है। इन्फ्लुएंसर कई बार मारता है। मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करते हैं और आरोपी फिर मौके से फरार हो जाता है। मारपीट को लेकर पीड़ित दीपक शर्मा ने राजवीर सिसोदिया और प्रदीप ढाका के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजवीर और प्रदीप ढाका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। ये लोग मेरे को गाड़ी में बैठाने की सोच रहे थे। जब मैंने गाड़ी में मना कर दिया बैठने के लिए तो इन लोगों ने मुझे पिस्टल लगा करके साइड में जब ये लेकर के गए, वहाँ जाते इन लोगों ने मेरे पे हाथ छोड़ना चालू कर दिया, जो कि वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबने देखी भी होगी, मैंने डाली भी है। दीपक शर्मा ने बहुत पहले सोशल मीडिया पर राजवीर और प्रदीप के खिलाफ वीडियो बनाई, जिसको लेकर ये दोनों नाराज थे। इनके ऊपर रेप केस भी लग रखे हैं, धोखाधड़ी के भी केस लग रखे हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उस भी आप पे इन्होंने मुझे बाहर रोका और रोक करके ये लोग मुझे साइड में लेकर के जा रहे थे पिस्टल लगा करके, जिसमें कि प्रदीप ढाका मेन, राजवीर सिसोदिया मेन और आदि नागर मेन थे। इसके पहले भी मारपीट के आरोपियों के धमकाने, गाली गलौज करने वाले वीडियो वायरल हो चुके हैं और आए दिन ये धमकी का दौर चलता है। लेकिन अब पुलिस इन दोनों की तलाश शुरू कर चुकी है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे गुंडों को वो फॉलो क्यों करते हैं। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के काले खेल की, जिसमें अब छांगूर को लेकर कई खुलासे होते जा रहे हैं। नए खुलासे के मुताबिक एटीएस की जांच में अब पूरे मामले का एक और मास्टरमाइंड होने की बात सामने आई है। और ये छांगूर का असली आका कौन है और किसके ऑर्डर से छांगूर हर काम करता था, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। छांगूर का प्लान जिहादी, मास्टरमाइंड पाकिस्तानी। धर्मांतरण के खेल में असली आका कौन? छांगूर लोग, सबसे बड़ा खुलासा। जैसे जैसे छांगूर से पूछताछ में परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे सामने आ रहे हैं एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे। छांगूर, नीतू और नवीन, ये सिर्फ 3 नाम नहीं, ये हैं वो 3 चेहरे धर्मांतरण के खेल में
वो खिलाड़ी जो गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि छांगुर पाकिस्तान के हाथों का मोहरा था। छांगुर का एक गुरु जो फोन करता था और कॉल के बाद शुरू होता था खेल। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण का जो खेल इतने दिनों से चल रहा था उसका मास्टरमाइंड छांगुर है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा है? क्या मजहब बदलवाने के नाम पर हिंदू बेटियों को फंसाने की यह साजिश और भी बड़ी है? क्या छांगुर पर जो नए खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं? एटीएस को सबूत मिले हैं कि छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ था। यानी छांगुर खुद फैसला नहीं लेता था, वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर को बाहर से फोन आते थे, फोन पर हुक्म मिलता और वो वही करता। छांगुर कभी एंड्रॉयड फोन नहीं रखता था, पुराने कीपैड मोबाइल में छिपा है राज। हमेशा पुराना छोटा और कीपैड मोबाइल ही इस्तेमाल करता था छांगुर। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता ना चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के आका का हुक्म इतना जरूरी था कि उसका नंबर छांगुर को जुबानी याद था। छांगुर का आका हफ्ते में एक बार फोन करता था, कहता था हुक्म और छांगुर कहता था तामील। ज्यादा बात नहीं होती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि दूसरी तरफ है कौन, बस हुक्म सुनाया जाता था। ये होना ही चाहिए, आका का आदेश है। छांगुर के खेल पर एटीएस पहले ही बड़ा खुलासा कर चुकी है और उसके नेटवर्क को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिलती थी। धर्मांतरण के इस खेल को छांगुर और उसका गैंग चला रहा था। खुलासा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए कलेक्शन सेंटर और बुटीक का इस्तेमाल करता था। चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का प्रोजेक्ट चलाता था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए दीन दुखियों का हमदर्द भी बना हुआ था। इसमें मदद की आस में आने वाली आर्थिक तंगी की शिकार युवतियां आसानी से उसकी जाल में फंस जाती थी। इसके छांगुर के गुर्गे प्रेम जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण का यह खेल पिछले 15 सालों से चल रहा था, लेकिन अब छांगुर का पाप का घड़ा फूट चुका है। उसका गजवाए हिंद का सपना मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर के धर्मांतरण के खेल में होने वाले खुलासों के बीच एक और खुलासा हुआ छांगुर के दुबई कनेक्शन को लेकर, जिसमें सामने आया कि छांगुर और जलालुद्दीन धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। इस ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उनको इस्लाम के प्रति समर्पित करवाया जाता था। छांगुर हिंदू देवी देवताओं के विरोध में किताबें छपवाता था और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी भी कर रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार को लेकर के 8 नए बिल केंद्र सरकार लेकर के आने वाली। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल सरकार लेकर के आएगी। इसके अलावा एंटी डोपिंग संशोधन बिल सरकार लेकर आने वाली। माइंस एंड मिनरल्स बिल संशोधन बिल सरकार लेके आएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स बिल भी संशोधन के साथ सरकार लेकर आ सकती है। ये सारे वो बिल हैं जिनको इस बार मॉनसून सेशन में सरकार जिनको पास कराने की कोशिश करेगी। अब आपको हम राजस्थान ले चलते हैं, जहां जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजारों को लेकर के जो विवाद था वो बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि धरोहर बचाओ समिति नाम का एक संगठन बना और इस संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोग बड़ी संख्या में यहां जुटे, हनुमान चालीसा का पाठ किया। मांग ये है कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो मजार बनी है उन मजारों को हटाया जाना चाहिए। प्रदर्शन, पहरा और हनुमान चालीसा पाठ। जयपुर के महारानी कॉलेज में मजारों के मुद्दे पर महाभारत जारी है। धरोहर बचाओ संघर्ष समिति को कॉलेज की छात्राओं का साथ मिल गया है। सवाल यह है कि जिस कॉलेज में सिर्फ लड़कियों की एंट्री है, वहां पर मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ने किस हक से जा सकते हैं? आज मजार बनी है, कल को अजान भी होगी। अभी भी लोग आ रहे हैं। जिस कॉलेज के अंदर पुरुष तक नहीं आ सकते, उसके अंदर अजान पढ़ने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं भाई?
डर यह है कि अब मजार के बहाने मजहबी मकसद पूरा किया जाएगा। हिंदू बेटियों को 56 टुकड़ों में काटा जाएगा। टेंट जिहाद की आड़ में लव जिहाद होगा, कल को 56 टुकड़ों में काटा जाएगा। हमें ये डर सता रहा है। और बाकी अंदर उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि अब्दुल्लों के साथ घूमेंगे तो ये पट्टी बंदी ही रहेगी। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें भी रोक रहे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के लोग महारानी कॉलेज के बाहर जमा हो गए और मजारों को ध्वस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बच्चियों को पढ़ाने भेजते हैं, यहाँ प्रदेश की नहीं बाहर से ही बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और वो हमारे भविष्य हैं। और यहाँ सुरक्षा की तरफ बिल्कुल सही नहीं है। कभी कोई रोड पे अतिक्रमण करता है उसको हटाते हैं और यहाँ 3-3 मजारें बना दी। एक हमारे एमएलए के 150 साल चाहे कितनी साल पुरानी हो, उनके पूर्वजों की मजारें यहाँ रहेंगी क्या? हनुमान जी महाराज का पल एक एक हिंदू में केवल यहाँ उपस्थित नहीं, बल्कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये समाचार ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचेगा और सभी हिंदुओं में हनुमान जी प्रवेश करेंगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का दावा है कि कॉलेज कैंपस में बनी 3 मजारें 6 या 7 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हैं। आपको आइडिया इस मजार को लेकर? 6-7 महीने हुए सर। अगर आप अभी जाकर देखोगे ना, आपको भी पता चल जाएगी कि उसकी एज क्या है। वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, आपको साफ नजर आ जाएगा। जयपुर की महिला कॉलेज में 3 मजार कहां से आए? जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों के मन में आज ये बड़ा सवाल है। जय श्री राम और हनुमान चालीसा पाठ के साथ मजारों को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। एक तरफ है इन बेटियों के मन में बैठा डर और दूसरी तरफ है कॉलेज प्रशासन। लाख टके का सवाल है, अब आगे इनका क्या होगा? क्योंकि बेटियों ने मजार के विरुद्ध अपना युद्ध शुरू कर दिया। जाहिर है इन गंभीर सवालों पर प्रशासन की ओर से जांच चल रही है। तमाम गवाह और सबूतों की तलाश की जा रही है। किसके दावे में कितना दम है, इसका खुलासा बाद में होगा, लेकिन फिलहाल इन छात्राओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को लेकर के। राहुल पर सिंधु मूसेवाला की तरह जानलेवा हमला किया गया, ये कहा जा रहा है। हालांकि इस हमले में फाजिलपुरिया को कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया उसने एक बार फिर पुरानी यादें दोहरा दी। सिंगर फाजिलपुरिया पर मूसेवाला की तरह फायरिंग। पहले कार से पीछा किया, फिर ताबड़तोड़ गोली चलाई। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर करीब 3 साल पहले की है, जब पंजाब के मनसा गांव में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और अब 3 साल बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम से आई, जहां सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर उसी तरह फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत रही कि फाजिलपुरिया के हमलावरों का निशाना चूक गया और गोली एक खंभे पर लग गई, जिससे वो बाल बाल बच गए। खास बात यह है कि फाजिलपुरिया पर फायरिंग से ठीक पहले जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मूसेवाला के मर्डर के दौरान थी। यानी दोनों ही वारदात की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी थी। इस सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फाजिलपुरिया शाम 5:45 पर सफेद थार से अपनी सोसाइटी से निकलते हैं और करीब 10 सेकंड बाद सफेद कलर की टाटा पंच उसके ठीक पीछे नजर आती है। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में हमलावर सवार थे, जिन्होंने फाजिलपुरिया पर फायरिंग की। फाजिलपुरिया पर हमले के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आपको फाजिलपुरिया के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी जरूरी है। इसमें उसके विवाद भी हैं। फाजिलपुरिया ने कई हिट सॉन्ग दिए हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव का गहरा दोस्त है। सांप का जहर वाला विवाद आपको याद होगा, इसमें एल्विश यादव से पूछताछ की गई थी। उसी विवाद में फाजिलपुरिया का नाम भी सामने आया था और ईडी फाजिलपुरिया से इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव फाजिलपुरिया लड़ चुका है गुरुग्राम सीट से जेजेपी के टिकट पर। हालांकि बीजेपी कैंडिडेट से फाजिलपुरिया हार भी गया। अब सवाल है कि आखिर कौन सी वो वजह है जिनसे फाजिलपुरिया और राहुल यादव पर यह जानलेवा हमला किया गया। तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू करी तो ये मालूमात हुआ कि जो सफ़ेद रंग की पंच गाड़ी थी उसी में हमलावर सवार होकर आए थे और लगातार उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन आखिरकार राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर ये हमला क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया को इससे पहले भी धमकी मिली थी और वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और अब बात मैं करना चाह रहा हूं मॉनसून से पनप रही आफत। जल प्रलय मानो देश के कई राज्यों में आ चुकी।
सैलाबी संकट देश के कई राज्यों में आ चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ की त्राहिमाम नजर आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां गाड़ियां बह जा रही है, नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लोगों की जान खतरे में है, तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के घर तबाह हो जा रहे हैं। उसी की कुछ तस्वीरें में दिखाने जा रहा हूं। पहाड़ हो या मैदान, बाढ़ से हाहाकार। टूटते पहाड़, उजड़े आशियाने। कहीं मौसम सुहावना, कहीं रौद्र रूप डरावना। देश के करीब हर राज्य में मानसून की एंट्री हो चुकी है। कहीं हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी पर आपातकाल लगा दिया। पहाड़ों से लेकर नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का खतरा है। मायानगरी मुंबई में भी आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को टापू में तब्दील कर दिया। जहां पहले गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां आज आसमान से बरसे पानी का कब्जा है। अंधेरी सबवे में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। लोगों के घरों में बाढ़ बारिश का पानी भर गया। हालात ये कि जिस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी के लौट जाने की अब उम्मीद कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश है। भारी बारिश की वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। लगातार नदी नालों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बदगांव ब्लॉक में स्थित पर्यटन स्थल हिरणी फॉल पूरे उफान पर। हिरणी फॉल्स ने बारिश की वजह से रौद्र रूप धारण कर लिया। हिरणी फॉल्स जो पर्यटकों को आकर्षित करता था, वही अब लोगों को डरा रहा है। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर की वजह से यहां फिलहाल सैलानियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। साथ ही हिरनी जलप्रपात की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। यूपी के सोनभद्र की तस्वीरों को देखिए। पानी का प्रचंड वेग और पानी के प्रचंड वेग के बीच लापरवाही करते लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक पानी के तेज प्रचंड वेग में फंसा और लोग उसे रेस्क्यू कर रहे हैं। राजस्थान में भी आसमान से बूंदें बरसी, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। तस्वीरें मरुभूमि के पाली शहर की, जहां लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गई। लोगों के घरों में पानी भर गया। अब आपको पाली शहर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी आसमान से बरसे पानी का कब्जा है। गाड़ियां पानी के आगोश में, सड़कों पर पानी कब्जा कर चुका है। शहर डूब चुका है और खुद को ताकतवर समझने वाला इंसान बेबस और लाचार है। वहीं पहाड़ों में भी हालात बेहद खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में बादलों की मनमानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारी बारिश की वजह से नालागढ़ की खोखरा नदी उफान पर। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। खोखरा नदी का जल स्तर बढ़ने से कार अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गई, क्योंकि कार सवार आदमी खोखरा नदी के तेज बहाव को भांप नहीं सका। उसने नदी को पार करने की कोशिश की। नदी की तेज बहाव होने की वजह से कार नदी में फंसी और बंद हो गई। गनीमत रही कि कार को देख करके लोग इकट्ठा हुए और तेज बहाव के बीच कार सवार का रेस्क्यू कर लिया गया। देवभूमि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। तस्वीरें पौड़ी जिले की, जहां अचानक हुई लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर लोगों के घरों पर गिरे
टूटते पहाड़ और तबाह घरों की तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि लोगों की हाल क्या है। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से लोग डरे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बारिश ने कोहराम मचा कि लोग कुदरत से मना रहे हैं कि वो जल्द ही मॉनसून बंद करे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से पुल टूटा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा ही कहर देखने को मिलेगा, जिसके सामने हर कोई सिर्फ बेबस नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और उसी की वजह से आम लोगों का जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की कि आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोंडा, गोरखपुर समेत ऐसे कई जिले हैं जो भारी बारिश को झेलेंगे। देहरादून के अलावा बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में, कांगड़ा में, सिरमौर में, सोलन मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया और महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र के रायगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण, रत्नागिरी और नागपुर में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई। यानी मौसम विभाग की आशंकाओं के मुताबिक बाढ़ और बारिश का कहर अभी कुछ दिन और परेशान करने वाला है। तो हमारी अपील यही है कि आप खुद सुरक्षित रहिए और जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां भी जाने से बचिए। और आज राजनीति में सिर्फ इतना ही।